कि बच्चे तो बीट्स का जो टॉपिक है ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बीट्स से आपको ये भी पता चलेगा कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे सेट होते हैं, तो ट्यूनिंग कैसे होती है इंस्ट्रूमेंट की। तो इसका कंसेप्ट क्या है, टू साउंड वेव्स, सपोज एक वेव 256 हर्ट्स की है और एक वेव सपोज करो 260 हर्ट्स की है। तो दो साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज नियरली सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, नियरली सेम फ्रिक्वेंसी। अगर बिल्कुल सेम होगी तो ईयर्स को पता नहीं चलता कि साउंड का कोई डिफरेंस हुआ है, मतलब अगर बीट उनसे जनरेट भी हो तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती। तो जो हमारे ह्यूमन ईयर्स है ना, वो 1/10 का जो अगर टाइम का डिफरेंस है दो सक्सेसिव बीट्स के बीच में, 1/10 से ज़्यादा का होगा डिफरेंस, तो ही हमें पता चलेगा टाइम इंटरवल का कि अलग अलग बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं, वरना पता नहीं चलेगा। इसलिए नियरली सेम फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होंगी तो हम उन्हें डिफर नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसीज नियरली सेम हो, जैसे 250 हर्ट्स या फिर 260 हर्ट्स, रैंडमली मैंने इस वैल्यू को बोला है, और दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम in the same direction या along same direction, then they superimpose on each other, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। तो वेव्स की जो इंटेंसिटी है, उनकी इंटेंसिटी है वो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेव, उनकी इंटेंसिटी कहीं पर राइज हो जाएगी और कहीं पे फॉल्स हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग बेसिस पे, एक बार राइज हो रही है फिर एक बार फॉल्स हो रही है, ठीक है। विद टाइम दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बीट्स। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि फिनोमिना किसका है, वेरिएशन, इंटेंसिटी के वेरिएशन का। तो द फिनोमिना ऑफ ऑल्टरनेट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स when two sound waves of nearly same frequency and they are traveling in the same direction in a medium, when they superimpose on each other, there is a regular increase or decrease in the या rise or falls in the intensity, this is called beats, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि सपोज करो टू वेव्स 256 हर्ट्स की, एक वेव 260 हर्ट्स की, ये हमारे कानों तक साइमल्टेनियसली पहुंच रही हैं। तो जो हमारे साउंड है हमें सुने की कौन सी, इनका मीन ले लो 258 हर्ट्स, 256 और 260 का जो मीन है 250 हर्ट्स, जो एवरेज है इन दोनों की, हमें वो सुनाई देगी। और कहीं पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। तो जो हमारे बीट्स बनेंगी, इससे नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू 4। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो, ओके बच्चे, फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। जो दो वेव्स हैं बीट्स के लिए वो सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए और उनकी फ्रिक्वेंसी नियरली अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। तो अगर हमें अलग अलग बीट्स सुननी है तो दो बीट्स के बीच का या दो सक्सेसिव बीट्स के बीच का टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड से बड़ा होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी दो बीट्स की 10 सेकेंड से कम होगी, 10 इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स जो हमें ऑब्जर्व हो रही हैं एक सेकेंड में, अगर 10 बीट्स से ज़्यादा, एक सेकंड में 10 बीट से ज़्यादा होंगी तो हमें नहीं पता चलेगा, तो लेस देन 10 होगा तो ही हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सेम नहीं, नियरली सेम फ्रिक्वेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसका देखो बीट्स का, ग्राफिकल मेथड की ये फॉर्मेशन कैसे है। ग्राफिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ बीट। सपोज करो दो ट्यूनिंग फॉक जो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की। तो मैंने ए और बी दो ट्यूनिंग फॉक लिए, ए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी 6 है और बी की सपोज करो फ्रिक्वेंसी है 8। तो ये दोनों जब साउंड वेव जनरेट करेंगे तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बनेंगे। तो जो क्रेस्ट है वो कंप्रेशन रिप्रेजेंट करती है, क्रेस्ट इज कंप्रेशन, मतलब वहाँ पे बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड, और जो ट्रफ है वो रिप्रेजेंट करती है साउंड वेव में रेयर फ्रैक्शन। लाइट वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं और साउंड वेव्स में कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी 6 है और बी की 8 है।
अगर मुझे इनको ड्रॉ करना हो तो चेक करो, ए के लिए 6 टाइम्स मुझे वेव को ड्रॉ करना है, क्योंकि ए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी 6 है। तो इसमें पूरी वेव को हम पार्ट्स में ऐसे ले लेंगे। सपोज करो इतने रीजन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये t/4 सेकेंड, फिर नेक्स्ट इज t/2 सेकेंड और नेक्स्ट इज 3t/4। ठीक है, ये मैंने एक टाइम का इंटरवल ले लिया जिसके बीच में मुझे ड्रॉ करनी है दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। तो देखो जो फर्स्ट वाला है जिसमें फ्रिक्वेंसी है 6 हर्ट्स की, या कह लो वो जो 6 वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर t जब t/4 सेकेंड है, मतलब ये वाला इंटरवल व्हेन t इज इक्वल टू t/4, तो इसमें क्या होगा, इसकी 6 है तो 6/4, 6/4 मतलब इतने टाइम में, टाइम पीरियड है उसका 6, मैंने 6 ले लिया डिवाइडेड बाय 4। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगी ये आएगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो t/4 टाइम में जो a है वो 1.5 वेव कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसमें बनानी कितनी है, 1.5। ठीक है, हाफ वेव, जब मैं इसकी 1.5 वेव बनाऊंगी इस टाइम में, तो देखो पूरी एक वेव यहाँ पे खत्म हो गई। ये 1 है, 1.5 मतलब आधी वेव और यहाँ पे खत्म हो गई। तो मैंने 1.5 वेव यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब मुझे टोटल चाहिए कितनी थी, इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, तो पहले मैं इसमें 6 बना देती हूँ। फिर अगले में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, सबका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बच्चे, मतलब इस लाइन पे सारी वेव्स आनी चाहिए। एम्पलीट्यूड आप सेम कर लेना। ये नहीं है कि मेरे से ड्रॉ एम्पलीट्यूड थोड़े कम हो गए हैं बट नीचे के तो ठीक है, तो मैं इसको थोड़े थोड़े राइज कर देती हूँ, ऐसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हैं सबके। क्लियर, मीन्स नियरली सेम एम्पलीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 6 थी तो मैंने 6 बना दी है। अब देखो t/4 में यहाँ पे 1.5 आई, 1 पूरी कंप्लीट, यहाँ पे 1 खत्म हुई और उसका हाफ पार्ट आया, ये मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इसमें एक पहले कंप्रेशन बना, फिर एक रेयर फ्रैक्शन बना, फिर एक कंप्रेशन बना। अब सेकंड वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 8 है, तो टाइम पीरियड t/4 में कितनी वेव आएगी, मैं उसको पहले आइडिया ले लेती हूँ। 8 है तो 8/4 इज इक्वल टू 2, मतलब t/4 में जो बी ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी 2 वेव्स एडजस्ट होंगी। तो मुझे अब इतने टाइम पीरियड में t/4 में बी के लिए 2 वेव्स बनानी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पूरी एक सेंट्रल लाइन अगेन मैं लगा लेती हूँ, इस पे मैं 2 वेव्स बनाऊंगी। ये फर्स्ट और यहाँ पे आके खत्म होएगी सेकंड, तो पूरी 2 बन गई। ऑब्जर्व हो रहा है सबको। फिर अगली सेट में भी मुझे 2 वेव्स बनानी है, 1 एंड यहाँ पे 1 खत्म हुई, यहाँ पे 2 खत्म हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 खत्म हुई और यहाँ पे 2 खत्म हो गई, फिर यहाँ पे 1 खत्म हुई, फिर यहाँ पे 2 खत्म हो गई। क्लियर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फ्रिक्वेंसी थी तो मैंने 8 वेव बना दी। अब इससे बीट को हमने शो करना है कि बीट कैसे बनेंगी। ठीक है, पहले हम ये भी देख लो, यहाँ पे जब इसकी कंप्रेशन आई है, यहाँ पे इसकी रेयर फ्रैक्शन आई है t/4 में, इसकी कंप्रेशन के ऊपर इसकी रेयर फ्रैक्शन है। तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बिकम मिनिमम, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, जो मैंने आपको शो करना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक कंप्रेशन के ऊपर उसकी इसकी रेयर फ्रैक्शन आ रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बीट बनेगी उसकी मिनिमम होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वुड बी मिनिमम। तो उसे मैं अब शो करती हूँ, इन दोनों को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एक मिनट, ओके नेक्स्ट, ये देखिए
ये अगेन इस लाइन को मैं बड़ा कर रही हूँ, बीच में लिखना मत जब आप इसके नोट्स मेंटेन करेंगे, तीनों कर्व्स को एक साथ बनाना है। दिस इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में जब क्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रफ आ रही है तो रिजल्टेंट मिनिमम करना है, तो दिस इज T/4 टाइम। तो इसमें बीट कैसे बनेगी, यहाँ से शुरू होके बिल्कुल उस पे एम्पलीट्यूड आके ख़त्म हो जाएगा ऐसे। ये इन दोनों का, ये वाला इन दोनों का कंबाइन होके बन रहा है, तो इसके अंदर वेव ऐसे बनेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो ये पॉइंट हो गया Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले इंटेंसिटी ज़्यादा थी रिजल्टेंट की, फिर इस पॉइंट पे आके क्योंकि इसकी कंप्रेशन के ऊपर इसकी रेयर फ्रैक्शन आ रही है, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे बीट ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट इंटरवल हम टाइम का डिस्कस करते हैं। T/2 से T/4 से लेके T/2 तक, या पूरा 0 से T/2 तक, उसमें क्या होता है देखो। अब अगला इंटरवल 0 से T/2 का, इन टाइम इंटरवल T/2, तो जो ट्यूनिंग फॉक जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी उसके लिए 3 वेव्स, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 थी उसके लिए 4 वेव्स, 3 and 4। अब सी दिस डायग्राम, यहाँ पे T/2 में 1 2 3, 3 पूरी यहाँ पर ख़त्म हो गई, 3 बन रही हैं, इसमें 4 बन रही हैं, इसीलिए मैंने देख के बनाया था कि ये 3 हो गई और यहाँ पे 4 पूरी ख़त्म हो गई। तो यही शो किया है यहाँ पे 3 वेव्स T/2 टाइम तक, और इसमें 4 बनेंगी। अब जो रिजल्टेंट है वो कैसे बन रहा है बच्चे, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे 3 तक वेव बनी और यहाँ पे 4 तक वेव बनी। तो इस केस में पहले इसकी एक कंप्रेशन आई, फिर रेयर फ्रैक्शन आई, फिर कंप्रेशन आई, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो जब यहाँ पे 4 वेव बनी, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, तो इसमें इस केस में अब क्या होगा, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज होंगी तो इसकी जो यहाँ पे ये वाली है ट्रफ है वो इसके नीचे आएगी, थोड़ी सेटिंग ऐसे होगी, ये बिल्कुल इसके नीचे आएगी। तो यहाँ पर आते आते T/2 टाइम पे आके इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका बढ़ जाएगा। सपोज ये T/2 है तो वेव ऐसी बनेगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर ऐसी प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे भी कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कम हुआ था, फिर बढ़ेगा और ऐसे जाएगा। तो ये बीट ऐसे बनेगी और फिर ये ऐसे शो हमने कर देनी है, बिल्कुल सिमेट्री के साथ इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे पूरी वेव ख़त्म हो जाएगी टी में, ठीक, क्योंकि इसमें ए से जो कंप्रेशन आ रही है वो बी की कंप्रेशन पे ही फॉल करेगी, ए से जो कंप्रेशन इधर आएगी वो इसकी कंप्रेशन पे फॉल करेगी, जो रेयर फ्रैक्शन होगी वो इसकी रेयर फ्रैक्शन पे फॉल करेगी। तो एम्पलीट्यूड T/2 पे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी साउंड की मैक्सिमम हो जाएगी। सपोज दिस इज पॉइंट आर पे मैक्सिमम हो गई और क्यू पे मिनिमम हो गई। तो नेक्स्ट का जो T/2 का टाइम है वो भी ऐसे रिपीट होएगा और ये ऐसे बीट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखो। सपोज करो 2 वेव्स जो हैं y1 और y2 उसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं S1 और S2 से। तो सपोज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, S1 इज द फर्स्ट वेव और S2 सेकेंड वेव है। ये वो वाली वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 6 ले रही थी और इसकी 8। बीट का आगे कंसेप्ट देखिए, S1 को मैंने ले लिया R sin ω1t, दिस इज फॉर फर्स्ट वेव। सेकेंड के लिए R sin ω2 इंटू टी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/ν/t। तो ओमेगा की वैल्यू दोनों केस में हम पुट कर सकते हैं। तो S1 बन जाएगा R sin 2π/ν/1t और ये बन जाएगा R sin 2π/ν/t। ये S2 हो गया और S1 है R sin 2π/ν/1 इंटू टी। तो ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इंडिविजुअल के इक्वल है S1 और S2। R कॉमन, अंतर बचा sin 2π/ν/1t प्लस sin 2π/ν/2 इंटू टी।
एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन सी और डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। 2 cos c माइनस डी बाई 2, फिर साइन होता है विच इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से देखो। r एज इट इज, ये 2 एज इट इज, पहले c माइनस डी, दिस इज c, दिस इज d, तो 2 पाई तो बच्चे कॉमन है, 2 पाई दोनों में, और t भी कॉमन है, तो बचा के क्या, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी बाई 2 है, वो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बनी, 2r, ये cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, फिर है साइन एज इट इज c प्लस डी, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, जो कॉमन है उसे बाहर लिख रही हूँ, 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई ये 2 है, यहाँ पे जैसे ये 2 था मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो नेट s इज इक्वल टू 2r cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। जो बच्चे रिजल्टेंट वेव बन रही है वो कॉस की है। देखो, अगर वेव बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है तो वो साइनोसॉइडल वेव होती है, अगर ऐसे शुरू होती है तो वो कॉस की वेव होती है। जो हमारी बीट फॉर्म हो रही है वो कॉस की है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो कॉस का फैक्टर बनेगा, तो कॉस के फैक्टर को मैं वेव के एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करवाऊंगी। एस इज इक्वल टू ए लिख दिया, किसे, कॉस के फैक्टर को, बाकी बची वैल्यू साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी, वट इज ए किसके इक्वल है, ये वाली टर्म 2r cos पाई न्यू 1 प्लस न्यू माइनस न्यू 2 इंटू टी, ये एम्पलीट्यूड है। इससे पता चलेगा कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो मैं इस एम्पलीट्यूड को सॉल्व कर रही हूँ, ए क्या है, 2r cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, ये जो है ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक बार फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम का कब है और मिनिमम है। डायग्राम में मैंने आपको शो किया है ना, एम्पलीट्यूड एक बार मैक्सिमम हो रहा है और एक बार मिनिमम हो रहा है। तो फर्स्ट केस, सपोज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ए इज मैक्सिमम, ए की वैल्यू है cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, ये मैक्सिमम है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, और ये वैल्यू किस पे होती है, पाई पे, तो इसे मैंने लिख दिया cos k पाई। ठीक, तो k पाई, देखो cos 180 इज -1, cos 0 इज 1, तो k को 0 1 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकलती जाएगी प्लस और -1, 0 1 2, यहाँ से cos और cos सेम है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये भी आपस में इक्वेट हो जाएगा। कैसे बनेगी वैल्यू, पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू k पाई। ठीक है, फिर निकालना क्या है, t इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसल, k बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, यहाँ से t निकल आया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब कब होगी, जब t 0 है, k को मैंने 0 पुट कर दिया, फिर मैक्सिमम यहाँ पे बनेगा, अगला मैक्सिमम 2 पे बनेगा, जब k को 2 पुट कर दिया, फिर मैक्सिमम बनेगा 3 पे। तो इन पोजीशन